आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताएं। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको सही करने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है। हम लोग पिछले क्लास से ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में टोटल कॉस्ट समझ लिए थे, कुल लागत पर चर्चा समाप्त कर चुके थे और सीमांत लागत को भी समझ चुके थे। कुल लागत निकालने का एक फार्मूला है AC इंटू Q, मतलब औसत लागत और उत्पादन के इकाई को जब गुना कर दिया जाता है तो कुल लागत मिल जाता है। हम लोग देखें कि औसत लागत और उत्पादन के इकाई का गुणनफल कुल लागत है, तो यहां से हम लोग औसत लागत निकाल सकते हैं। औसत लागत कैसे निकलेगा? तो AC इक्वल टू TC बाय Q। यहां Q का मतलब उत्पादन के इकाई से है, तो हम लोग कर सकते हैं कि जब उत्पादन के इकाई से कुल लागत को भाग दे दिया जाता है तो जो भागफल मिलता है ये औसत लागत कहलाता है। हम लोग औसत लागत के संबंध में ये देखें कि उत्पादन के इकाई से कुल लागत को भाग दे दिया जाएगा, जो भागफल मिलेगा ये कहलाएगा औसत लागत। जैसे अगर कोई उत्पादक 10 कलम 150 रुपया में बनाता है, जैसे कोई उत्पादक 10 कलम का उत्पादन करता है और 10 कलम बनाने में उसे 150 रुपया लगता है, तो एक कलम की औसत लागत क्या होगा? तो औसत लागत निकालने का फार्मूला क्या है? TC बाय Q। यहाँ TC के जगह में 150 है और Q के जगह में 10 है, मतलब AC निकल गया 15। तो हम लोग ये समझे कि उत्पादन के इकाई से कुल लागत को यदि भाग दे दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? औसत लागत। हम लोग पिछले चर्चा में ये समझ चुके थे कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल लागत मिल जाता है। कुल लागत निकालने का एक तरीका था TFC प्लस TVC। अच्छा, हम लोग अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले तो इक्वेशन 1 में हम लोग TC का वैल्यू पुट कर देंगे। TC के जगह में TFC प्लस TVC लिखा जा सकता है बाय Q। हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं TFC बाय Q प्लस TVC बटा Q। मतलब जब हम लोग उत्पादन के इकाई से कुल स्थिर लागत को भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसी तरह से उत्पादन के इकाई से TVC को अगर भाग दे दिया जाए तो निकल जाता है ABC। तो इस तरह से ABC निकालने का एक नया फार्मूला हुआ। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के जोड़ को औसत लागत कहते हैं। हम लोग औसत लागत निकालने का दो तरीका देख लिए। पहला तरीका तो था कि यदि उत्पादन के इकाई से कुल लागत को भागा देंगे, जो भागफल होगा वो औसत लागत कहलाएगा। औसत लागत निकालने का दूसरा फार्मूला देखें कि जब औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ दिया जाएगा तो औसत लागत मिल जाएगा। अब
औसत लागत का थोड़ा सा हम लोग प्रयोग देख लें कि औसत लागत का प्रयोग कहाँ किया जाता है। औसत लागत का प्रयोग कोई भी फर्म जब लाभ या हानि निकाल रहा होता है तो लाभ निकालने में या हानि निकालने में उसे औसत लागत का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब औसत लागत का प्रयोग लाभ या हानि निकालने में किया जाएगा। औसत लागत जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, ये अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। एक प्रश्न बन सकता है कि औसत लागत वक्र किस आकार का होता है। तो हम लोग देखें कि औसत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे कि सीमांत लागत भी किस आकार का होगा। तो सीमांत लागत भी U के आकार का होता है। और औसत लागत के भी बारे में हम लोग चर्चा किए कि औसत लागत भी अंग्रेजी अक्षर U के आकार का है। एक्स एक्सिस में उत्पादन है, उत्पादन की इकाई है, और वाई एक्सिस में लागत है। डायग्राम से ये पता चल रहा है कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन बढ़ने से शुरू में औसत लागत घट रहा है। उत्पादन बढ़ने से उत्पादन का एक ऐसा भी स्तर आएगा जहां औसत लागत न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसके बाद जब उत्पादन बढ़ेगा तो औसत लागत में वृद्धि हो रहा है। हम लोग पिछले क्लास में बहुत विस्तृत व्याख्या किए थे कि सीमांत लागत वक्र U के आकार का होता है। तो U के आकार का क्यों होता है, हम लोग ये चर्चा कर चुके थे कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है, जिसके कारण AMC वक्र U के आकार का होता है। और AC वक्र के U के आकार के होने का एक बड़ा कारण परिवर्तनशील अनुपात के नियम का लागू होना ही है। तो हम लोग यहाँ चर्चा कर लिए, जो यहाँ से प्रश्न बन सकता था कि औसत लागत वक्र किस आकार का होता है। तो ये अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। औसत लागत निकालने की विधियां क्या है, कैसे निकालते हैं औसत लागत। तो औसत लागत निकालने का दो फार्मूला देख लिए। पहला फार्मूला था TC/Q, और एवरेज कॉस्ट निकालने का दूसरा फार्मूला हम लोग देखे थे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जब जोड़ दिया जाएगा तो औसत लागत निकल जाएगा। फिर हम लोग चर्चा किए कि औसत लागत का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो औसत लागत का प्रयोग औसत लाभ निकालने में या औसत हानि निकालने में किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर इन तीनों में कोई दो दिया हुआ रहेगा तो तीसरा निकाला जा सकता है कि नहीं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यदि AC में हम लोग AFC घटा दें तो क्या निकल जाएगा, ABC। और AC में अगर हम लोग ABC घटा देंगे तो निकल जाएगा AFC। तो इसका ये मतलब हुआ कि AC, AFC और ABC इन तीनों में अगर दो पता रहता है तो तीसरा आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन आज हम लोगों का जो प्रश्न है वह है औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध। इसको बहुत ध्यान से समझना है। हम संबंधों को बता लेने के बाद आपसे 5 से 7 प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो प्रश्न बहुत बार यूपी, TGT और PGT में पूछे गए हैं, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक परीक्षा में पूछे गए हैं, नवोदय विद्यालय में इन प्रश्नों से
इससे प्रश्न रहे हैं। तो इसको समझाने के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसी टॉपिक से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए खूब ध्यान से पहले चीज़ों को समझ लीजिए, ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी रहे तो उसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें। अगर औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध देखना हो, संबंध को समझना हो, तो एक बहुत सिंपल डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। एक बहुत आसान सा डायग्राम है, उस डायग्राम को पहले आप लोग देखिए। हम लोग अपने चर्चा में ये समझ चुके हैं कि औसत लागत भी अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। एसी वक्र कैसा होता है? तो एसी वक्र अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। और मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। तो हम लोग इस ग्राफ में औसत लागत भी बना लिए और सीमांत लागत वक्र भी बना लिए। डायग्राम से आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों अंग्रेजी अक्षर U के आकार का है। एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है और वाई एक्सिस में लागत है। अब इस डायग्राम से ही औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में जो संबंध है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। पहला संबंध आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हम लोग एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई दर्शाए हैं, वाई एक्सिस में लागत दर्शाए हैं। यहां पहला जो संबंध दिख रहा है कि जब AC घटता है, यहां देखिए AC वक्र शुरू में क्या हो रहा है? घट रहा है। औसत लागत घट रहा है, घट रहा है। जब औसत लागत घट रहा है तो सीमांत लागत भी घट रहा है। अब देख रहे हैं, जब औसत लागत घट रहा है तो सीमांत लागत भी घटता है। लेकिन औसत लागत से ज्यादा सीमांत लागत घटता है। हम लोग पहला जो संबंध देखे कि जब AC घटता है तो MC भी घटता है, लेकिन AC के तुलना में MC ज्यादा घटता है। पहला संबंध हम लोग देख लिए कि AC ग्रेटर देन है MC से, AC ग्रेटर देन MC। हम फिर से दोहरा रहे हैं। हम पहला संबंध देखे कि जब AC घटता है तो MC भी घटता है, लेकिन AC के तुलना में MC ज्यादा घटता है। मतलब शुरू में हम लोगों ने देखा कि AC ग्रेटर देन MC। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में जो प्रश्न रह सकता है कि जब औसत लागत घटता है तो सीमांत लागत, ऑप्शन रहेगा बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से, जब औसत लागत घटता है तब सीमांत लागत, अब ऑप्शन दे देगा बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखें कि औसत लागत जब घटता है तो सीमांत लागत भी घटता है। अब देखिए क्वेश्चन चेंज कर सकता है कि जब AC घटता है तो MC उससे अधिक घटता है, उससे अधिक बढ़ता है। A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा कि जब AC घटता है तो उससे अधिक घटता है MC। मतलब पहला संबंध हम लोग देख लिए AC इक्वल टू MC। अब चलिए हम लोग दूसरे संबंध की ओर आते हैं। हम लोग यहाँ एक जगह देख रहे हैं कि AC और MC दोनों क्या हैं? बराबर हैं। उत्पादन का एक ऐसा भी स्तर है जहां
औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर है। हम किसी भी टॉपिक को जब शुरू करते हैं तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उस टॉपिक से किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम देख लिया करते हैं, ताकि हम आप लोगों को इस टॉपिक से किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उधर भी आपका ध्यान हम ले जा सकें। एक प्रश्न था कि AC और MC बराबर होते हैं। ऑप्शन था जहां AC अधिकतम हो, जहां AC न्यूनतम हो, A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न था कि जब AC और MC दोनों बराबर होते हैं वहां क्या होगा? AC न्यूनतम रहेगा, AC अधिकतम रहेगा, A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि जब AC न्यूनतम है वहां ये किसके बराबर है? MC के बराबर है। तो दूसरा संबंध भी हम लोग देख लिए कि उत्पादन का एक ऐसा स्तर भी आ रहा है जहां AC और MC दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। लेकिन सवाल ये था कि AC और MC बराबर कहां हैं? जहां AC क्या है? तो न्यूनतम है। जहां AC न्यूनतम हो रहा है वहां AC और MC दोनों बराबर होते हैं। तो हम लोग दूसरे संबंध को देख लिए। मात्र 5-7 मिनट हम लोगों को और लगेगा। 5-7 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाएंगे। तो AC और MC के बीच में दो संबंध हम लोग देख लिए कि AC और MC दोनों बराबर होते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि AC और MC बराबर कहाँ होते हैं? तो इसका सही जवाब है कि जहां AC न्यूनतम रहता है। अब तीसरे महत्वपूर्ण संबंध की ओर हम लोग जा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण संबंध देखिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण संबंध यह है कि जब AC बढ़ता है तो उससे अधिक MC बढ़ जाता है। जितना AC में वृद्धि का दर है उससे अधिक वृद्धि का दर MC का है। यहां आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। यहां से आप देखिए कि AC बढ़ रहा है, लेकिन जितना AC बढ़ा है उससे ज्यादा कौन बढ़ा है? MC। मतलब तीसरा संबंध हम लोग देखे कि जब AC बढ़ने लगता है तो उससे अधिक MC बढ़ता है। मतलब तीसरा संबंध है कि AC लेस देन MC। यहां से एक प्रश्न पूछा गया था यूपी PGT एग्जाम में कि जब AC बढ़ता है तो, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न था कि जब AC में वृद्धि होता है तो ऑप्शन था MC स्थिर रहता है, MC घटता है, MC AC से अधिक तेजी से बढ़ता है। तो इसका सही जवाब था कि जब AC बढ़ता है तो MC AC से अधिक बढ़ता है। मतलब तीसरा संबंध कि MC ग्रेटर देन AC। तो तीन संबंधों को देख लिए और AC और MC में जो चौथा संबंध है उस चौथे संबंध को भी हम लोग समझ लें। चौथा संबंध ये है कि AC और MC एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही टोटल कॉस्ट के सहायता से निकाला जाता है। चौथा संबंध क्या था कि औसत लागत और सीमांत लागत निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुल लागत का। कैसे, उसको देखते हैं हम लोग। AC निकालने का फार्मूला क्या था? तो AC निकालने का फार्मूला था TC/Q। तो AC निकालने में किसका प्रयोग किया गया? TC का। MC निकालने का फार्मूला क्या था?
एमसी निकालने का फार्मूला था डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एसी और एमसी दोनों ही टोटल कॉस्ट के सहायता से निकाला जाता है। हम लोग औसत लागत और सीमांत लागत में जो संबंध हैं उन संबंधों को समझ लिए। अब इन्हीं संबंधों को हम लोग थोड़ा गणितीय विधि से भी समझने का प्रयास करें। इन संबंधों को हम लोग कैलकुलस के सहायता से साबित करेंगे। डायग्राम विश्वास है आप लोग हमारे साथ उतारते चले होंगे। जब भी आप हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो साथ साथ आप नोट भी करते जाएं। एक डायग्राम है, उसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग अभी देखे थे कि औसत लागत किस आकार का होगा। तो औसत लागत अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होगा। हम लोग बाद के क्लास में ये समझेंगे कि औसत लागत यू के आकार का क्यों होता है और औसत लागत के यू के आकार के होने के कौन कौन से कारण हैं। इस पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा रखेंगे। हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि औसत लागत अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का है। किसी भी कर्व के स्लोप को अगर निकालना है, किसी भी कर्व का यदि स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग उस कर्व को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो उस कर्व का स्लोप निकल जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन है क्या, ये रेट ऑफ चेंज को बताता है, परिवर्तन की दर को बताता है। जब हम लोग यहां पर AC वक्र को डिफरेंशिएट करो, अगर हम लोग AC को Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो यहां देखिए AC कर्व का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ AC कर्व क्या है, तो घट रहा है। इसलिए यहाँ AC कर्व को जब डिफरेंशिएट किया जाएगा, AC को जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये लेस देन 0 होगा। यहाँ देखिए AC कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यदि हम लोग यहाँ AC को डिफरेंशिएट कर दें Q के रिस्पेक्ट में तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां आप लोग देखिए AC कर्व का स्लोप कैसा है, तो धनात्मक है। यहाँ AC कर्व बढ़ रहा है। यदि यहां हम लोग AC को डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ AC कर्व का स्लोप चूंकि पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन 0। हम लोगों को ये तीन संबंध साबित करना है, AC ग्रेटर देन MC, AC इक्वल टू MC और एक AC लेस देन MC। तीन संबंधों को हम लोगों को साबित करना है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, हम एकदम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरल से सरल तरीके से समझाएं और हमारी ये कोशिश भी है कि एक टॉपिक को इस तरह से समझा दिया जाए कि हमको आप किसी भी मकसद से देखते हैं, आप इंटरमीडिएट की तैयारी के मकसद से देखते हैं तो आपका वो मकसद पूरा हो जाए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं KVS की तैयारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं किसी भी स्टेट के TGT PGT एग्जाम की तैयारी के लिए, या आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपकी जरूरतों का भी खूब ध्यान रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न न छूटे, ये हमारी कोशिश होगी। आप ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को शुरू में साबित क्या करना था, शुरू में हम लोग देखे थे AC ग्रेटर देन MC, मतलब AC और MC के बीच में जो पहला संबंध था वो क्या था कि जब AC घटता है तो MC भी घटता है, लेकिन AC के तुलना में MC ज्यादा घटता है। ये संबंध हम लोग देखे थे कि जब AC घटता है तो MC भी घटेगा, लेकिन AC जितना घटेगा उससे ज्यादा MC घट जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग अभी देखे
कि अगर एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट शुरू में कर दिया जाए, ये लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एसी कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। अब हम लोग d/dq AC का फार्मूला क्या है? तो AC निकालने के लिए हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे। AC इक्वल टू होता है TC/Q लेस देन 0। AC निकालने का फार्मूला है TC/Q। अब यहां ध्यान से समझिएगा, हम लोग एक फार्मूला डिफरेंशिएशन का जानते हैं। डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला है d/dx u/v। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं? v डिफरेंशिएशन के बाहर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को बाहर निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे v को बटा v²। ये डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब देखिए, यहाँ u के जगह में tc है और v के जगह में q है। हम लोग u/v का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, q बाहर डिफरेंशिएशन tc का माइनस tc बाहर dq/dq बटा q² लेस देन 0। आप देखे होंगे ये u/v के फॉर्म में है। हम लोग u/v का फार्मूला यहाँ यूज किए हैं। आप लोग पिछले क्लास में ये चर्चा कर चुके थे कि AMC कैसे निकालते हैं। तो AMC निकालने का फार्मूला है ΔTC/ΔQ। इसी बात को लिखा जा सकता है AMC इक्वल टू DTC/dQ। मतलब यदि टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। कैसे? हम लोग जानते हैं ΔTC/ΔQ इक्वल टू AMC। मतलब Q TC को डिफरेंशिएट कर दिए तो AMC मिला, माइनस TC dQ/dQ इक्वल टू 1 बटा Q² लेस देन 0। अब आगे के टर्म को ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। इसको आप लोग अलग अलग कर दीजिए। जैसे QAMC/Q² माइनस TC/Q² लेस देन 0 हम लोग लिख सकते हैं। यहां Q और स्क्वायर कट गया, क्या बचा? तो बच गया AMC/Q माइनस TC/Q² लेस देन 0। कॉमन क्या है? कॉमन 1/Q है। हम लोग लिख सकते हैं अब इसको AMC और यहां लिख सकते हैं TC/Q लेस देन 0। Q को 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। क्या बच गया? AMC माइनस, अच्छा बताइए, TC/Q को AC लिखा जा सकता है कि नहीं? तो TC/Q के जगह में हम लोग लिख दिए AC लेस देन 0। तो हम लोगों का साबित हो गया AMC लेस देन AC या AC ग्रेटर देन AMC। तो हम लोग AC और AMC के बीच में जो पहला संबंध था उसको साबित कर लिए गणितीय रूप से। हम लोग AC और AMC में पहला संबंध जो था उसको हम फिर से दोहरा देना चाहते हैं। कुछ बातों का हम बार बार दोहराव कर रहे हैं। AC और AMC के बीच में जो पहला रिलेशन था कि जब AC घटता है तो AMC भी घटता है, लेकिन AC के तुलना में AMC अधिक घटता है। हम लोग ये साबित किए कि AC ग्रेटर देन AMC। अब हम लोगों को विश्वास से आप लोग हमारे साथ नोट भी किए होंगे, उतार भी लिए होंगे।
हम लोग अब दूसरे संबंध को साबित करते हैं। दूसरा संबंध क्या था AC और MC में? दूसरा संबंध था कि जब AC न्यूनतम रहता है, ध्यान सुनिएगा, ये हम लोग देखे थे थ्योरी में कि जब AC न्यूनतम रहता है तो उस स्थिति में AC और MC दोनों बराबर हो जाते हैं। AC और MC बराबर कहाँ होते हैं? जहां AC न्यूनतम रहता है। तो दूसरे संबंध को हम लोग साबित करेंगे। दूसरा संबंध था AC इक्वल टू MC। आप ध्यान से देखिएगा कैसे साबित करेंगे। तो d/dq AC इक्वल टू 0, ये हम लोग देखे। तो आप बताइए d/dq AC के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? TC/q इक्वल टू 0। तो ये u/v के रूप में है, q बाहर, डिफरेंशिएशन TC का बाय dq माइनस TC बाहर, dq बाय dq बटा q स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग आगे लिख सकते हैं q TC को डिफरेंशिएट करेंगे तो MC माइनस TC इंटू 1 बटा q स्क्वायर इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखिएगा, इसको अलग अलग कीजिए। QMC बटा q स्क्वायर माइनस TC बटा q स्क्वायर इक्वल टू 0। q और स्क्वायर कट गया, 1/q कॉमन है, हम लोग लिख सकते हैं MC माइनस TC/q इक्वल टू 0। q को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या बचा? MC, TC/q के जगह में AC इक्वल टू 0। तो हम लोग बहुत आसानी से साबित कर लिए MC इक्वल टू AC। तो दूसरा संबंध क्या था, हम फिर से दोहराते हैं। हम लोग ये चर्चा भी किए थे कि किस तरह से TGT और PGT में क्वेश्चन था कि AC न्यूनतम रहता है कहाँ? AC और MC दोनों बराबर होते हैं कहाँ? जहां AC अधिकतम होगा, AC न्यूनतम होगा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब था कि AC और MC बराबर वहां होते हैं जहां AC न्यूनतम होता है। अब हम लोग ये कैलकुलस के सहायता से भी साबित कर चुके कि जब AC न्यूनतम होगा तो AC और MC दोनों बराबर होंगे। बस अब तीसरा संबंध बच गया हम लोगों का। ध्यान से तीसरे संबंध को भी आप देख लीजिए। तीसरा संबंध क्या था? तीसरा संबंध हम लोगों को दिखलाना था कि जब AC बढ़ता है तो क्या होता है? जब AC बढ़ता है तो AC से अधिक MC बढ़ जाता है। तीसरा संबंध यही था, फिर से सुनिएगा। तीसरा रिलेशन ये था कि AC बढ़ता है, लेकिन जितना AC बढ़ता है उससे अधिक वृद्धि किसमें हो जाती है? MC में। अब इसको साबित करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या कीजिए, यहां ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, सब जगह ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो यहां देखिए तीसरा संबंध भी साबित हो गया, MC ग्रेटर देन AC। तो हम लोग AC और MC के बीच में संबंधों को समझे। इससे किस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं इस पर भी हम लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयास किए। अब आप लोग अपने पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाइए। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले चर्चा में। धन्यवाद।